गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं पूरा आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकारी पीजी कॉलेज मेरावा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार आप सबको नए नए लेक्चर के साथ उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों मित्रों, इस समय टीजीटी, पीईटी, जैसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज, यूपी का भी, बिहार का भी, हर जगह निकला हुआ है। बच्चे स्टूडेंट लगातार हार्ड वर्किंग के साथ अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं उसी सब से संदर्भ में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आज मेरा एक नया टॉपिक है जो आप सबके बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर, एक सैद्धांतिक तुलनात्मक अध्ययन। सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कंपैरेटिव स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का आज मैं विचार को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। इन सब जाने से पहले तो ये जान लें कि टैक्स होता है क्या, व्हाट इज टैक्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कर एक अनिवार्य अंशदान है जिसे हर एक को सहज स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की सिस्टम को चलाए रखने के लिए सरकार की रिसोर्स की आवश्यकता होती है, रेवेन्यू की आवश्यकता होती है। वो रेवेन्यू जनरेट टैक्स के माध्यम से करती है, कर के माध्यम से करती है। तो कर तो एक अनिवार्य अंशदान है जिसे हर एक को देने की जरूरत है, देना चाहिए। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। एक अनिवार्य अंशदान हो गया। इसकी बात आती है कि कर, टाइप्स ऑफ कर, टैक्स। एक टैक्स दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो प्रकार की कर होती है। इसी दो प्रकार के माध्यम से, इन दो करों से हमारी सरकारें, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और उस रेवेन्यू को, जो जनरेटेड रेवेन्यू होता है, इनकम जो गेन करती है, उसे पुनः देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हेल्थ हुआ, डिफेंस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, माइंस हुआ, बीमा क्षेत्र हुआ, बैंकिंग हुआ, वो जो तमाम क्षेत्र हैं जहां हमारी सरकार उस पर इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, व्यय करती है, उद्योग धंधे है, इंडस्ट्री है, सब पर गवर्नमेंट लगाती है और लगा करके उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करती है ताकि समस्याओं को, जो समस्या है, इनडिफिशियंसी है, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करती है। इसी सब के संदर्भ में, जैसा हम सब जानते हैं, विदित है कि सरकार हमारी, और जो हमारी सरकार के जो उद्देश्य है, जो प्रमुख, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि न्यूनतम टैक्स और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का वो विचारधारा लेकर चलती है ताकि न्यूनतम टैक्स के माध्यम से जनता को कम कर देना पड़े और अधिकतम संतुष्टि के साथ साथ वो कर वसूल करने का प्रयास करती है। और वो जनता के दृष्टि से अच्छा सरकार, अच्छा कर के संदर्भ में संज्ञान में लेकर के आती है। लोग बाग ये समझ में आए उनको कि जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसका बोझ उन पर न्यूनतम पड़ रहा है। इस प्रकार की विचारधारा लेकर गवर्नमेंट आती है। सो मित्रों, इसके संदर्भ में विशेष बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं। हर अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स है उनका अलग अलग मत है और उनका मत ये है कि प्रत्यक्ष करों की तुलना में परोक्ष कर कष्टदायक होता है या परोक्ष कर का बोझ बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है हमारे सोसाइटी पर, हमारे समाज पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर। यदि दोनों में एक ही मात्रा में कर प्राप्त किया जाए या वसूल किया जाए तो समाज पर अधिक बोझ डालने और इसलिए आर्थिक कुशलता तथा न्यूनतम बोझ की दृष्टि से परोक्ष कर की तुलना में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने तटस्था वक्र के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर हिक्स और मिस जोसेफ ने इस विचारधारा को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है कि दोनों टैक्स में, कर में जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर में
इन दोनों कर में श्रेष्ठ और उत्तम कर कौन है, जिसका उनके दृष्टि में मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन, मिनिमम बोझ और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता हो। तो इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और मिस जोसेफ ने उदासीनता वक्र के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी कि तुलसा वक्र के माध्यम से प्रोफेसर हिक्स तथा जोसेफ ने यह स्पष्ट किया है कि परोक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर अधिक उत्तम और कुशल और सरल है। और इस तत्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने निम्न रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एक ही कर राशि को आय कर, डायरेक्ट टैक्स तथा बिक्री कर, इनडायरेक्ट टैक्स का करदाता पर, टैक्स पेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द टैक्स पेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम निम्न चित्र के माध्यम से हम हम उदासीनता वक्र, इंडिफरेंट कर के माध्यम से स्पष्ट करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों मित्रों, अब मैं देखता हूं कि दोनों करों का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे सोसाइटी पर, करदाताओं पर, और उसे हम इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने दो एक्सेस लिया, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर गुड यानी एक्स गुड यानी वस्तु को दर्शाया, तथा ओ वाई अक्ष पर आय इनकम को स्पष्ट किया है। चित्र में सबसे पहले सर्वप्रथम मैं देखता हूं कि PL3 यह मूल आय रेखा है। मूल आय रेखा पर सर्वप्रथम मूल आय रेखा पर यह चित्र लिया गया। सपोज कर लिए कि एक मूल आय रेखा OP3 पर PL3 पर यह PL3 जो है वो क्या है, मूल आय रेखा है। अब मूल आय रेखा पर और उपभोक्ता की आय जो है वो OP के बराबर है। इस कीमत रेखा पर यानी आय पर एक विवेकशील उपभोक्ता वह वस्तु की OL3 मात्रा का वो मांग कर सकता है। OL3 मात्रा क्या करता है, वो के बदले OP के बदले OL3 मात्रा वस्तु का क्रय कर सकता है, खरीद सकता है, मांग कर सकता है। ठीक है, यह जब किसी प्रकार का यानी कि कोई यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया गया है। अब सपोज कर लीजिए कि अब मान लेते हैं कि टैक्स नहीं लगा, तो टैक्स नहीं लगने की वजह से यानी कि PL3 पर IC1 इंडिफरेंट कर 3 पर एक विवेक उपभोक्ता E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति या संग स्थिति की स्थिति में है, संतुलन या बैलेंस की स्थिति में है। अब सपोज करते हैं कि सरकार उत्पादन पर कर लगा देती है। सपोज कर लीजिए कि हमारी सरकार उत्पादन पर कर लगा देती है, यानी कर लगा देती है, तो कर लगाने से अब यह रेखा बदल जाती है। सपोज करिए कि एक मतलब उत्पादन पर यानी कि परोक्ष कर पर, इनडायरेक्ट टैक्स पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स लगा देती है। अब टैक्स लगाते ही जब टैक्स लगा दिया जाएगा तब वस्तु समझ लीजिए वो कर के बराबर मूल्य उसी अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ये कहिए कि कर लगने से वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। अब जब वस्तु महंगी हो जाएगी अर्थात ऐसी स्थिति में एक नई रेखा बन जाएगी। जब टैक्स लग जाएगी तो नई रेखा बन जाएगी, यानी PL1 बन जाएगी। PL1 अर्थात PL1 एक नई रेखा बन जाती है और यह बताती है कि कर के कारण वस्तु महंगी हो गई है। अब करदाता IC1 के E2 बिंदु पर संतुलन में होगा, जहां वह PR2 वस्तु PP1 यानी कि PP1 या इसके बराबर कीमत दे करके वो क्या करती है कि वो कीमत दे करके वह वस्तु की क्रय करता है, मांग करता है। इतना कीमत दे करके वह इतनी दे करके, या ऐसे कहिए कि R2E2 कीमत दे करके वह PR2 वस्तु की मांग करता है,
परचेज करता है। दोस्तों मित्रों, जैसे ही कर लगता है वस्तु क्या होती है, वो महंगी हो जाती है। वस्तु महंगी हो जाने से उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए कि जब एक वस्तु महंगी हो जाती है तब करदाता वस्तु की क्या करती है, मांग कम कर देता है। और जब मांग कम कर देता है तो उसकी संतुलन स्थिति पीछे सरक जाती है। अर्थात इस स्थिति में अब समझ लीजिए कि संतुलन स्थिति E2 पर हो जाती है, जहां वह x वस्तु की PR2 मात्रा तथा R2E2 मतलब वो क्या दे रहा है, वो कीमत चुकता कर रहा है। सो दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, और ऐसी स्थिति में वो R2E2 में कर की मात्रा क्या होगा, R2E2 में कर की मात्रा मतलब टैक्स की मात्रा क्या होगा, R3 होगा। E2R3 क्या होगा, वो कर की मात्रा होगी। अब मान लीजिए कि यदि कर का यही राशि अर्थात R3E2 पर सरकार आयकर लगा दे, यानी कि इसी पर सरकार यदि इनकम टैक्स लगा, आयकर टैक्स लगा दे, यानी डायरेक्ट टैक्स लगा दे, तो डायरेक्ट टैक्स लगने से क्या होता है कि अगर लगा दिया तो प्रत्यक्ष टैक्स, तो इसमें उपभोक्ता से आय प्राप्त करेगी। तो मूल तो यह होगा कि कीमत रेखा तो ऑलरेडी वही रहेगी। अगर समझिए सरकार ने लगा दिया तो कीमत तो रेखा तो वही है, यानी कि PL3 ही होगी। कीमत रेखा जो होगी वो मूल्य आय रेखा तो वही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब उसका ढाल PL ढाल से ही व्यक्त होगा। और ऐसी स्थिति में मौद्रिक आय जो है R2 मौद्रिक जो इनकम होगी R3 से कम हो जाएगी और नई मूल्य कीमत स्थिति यानी कि नई रेखा बन जाएगी, अर्थात P1L2 बन जाएगी, जो कि PL3 का वो पैरेलल रहेगी। PL3 का P1L2 उसी के जस्ट पैरेलल होगा। और ऐसी स्थिति में के पैरेलल होगा, खिंचाएगा, अर्थात इसका ढाल PL3 के पैरेलल होगा, यानी बराबर होगा, इसका बराबर होगा। और उपभोक्ता की आय पहले से घट करके अब उपभोक्ता की आय कितना हो जाएगा, पहले उपभोक्ता इतना था, अब उपभोक्ता की आय घट करके कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा OP1 हो जाएगी। पहले इतना था लेकिन अब हमारे उपभोक्ता की आय OP1 इतना रह जाता है। ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता अब पहले से क्या होगा कि उसकी संतुष्टि वो कम हो जाएगी। इस स्थिति में उपभोक्ता एक दूसरे तटस्थ वक्र यानी कि इस पर IC2 के E3 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगी। सो दोस्तों मित्रों, यह स्पष्ट करता है कि जब जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कर लगाती है उत्पादन पर या परोक्ष शुल्क में, वस्तुएं महंगी हो जाती है। वस्तु महंगी होने से उसकी मांग कम हो जाती है और पहले की अपेक्षा संतुलन स्तर, संघ स्थिति, बैलेंस लेवल पहले से पीछे आ जाता है, सरक जाता है, खिसक जाता है। ऐसा अर्थशास्त्रियों को मानना है, ऐसा हम सबका मानना है, जो ह्यूमैनिटी है, जो समान व्यवहार में लिया जाता है, समझा जाता है, बताया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि यह रेखा IC1 से नीचे है, IC1 से नीचे अर्थात एक दूसरे के तरफ का जो उनकी स्थिति में होता है। और इस स्थिति पर मतलब IC1 से ऊपर है, इस रेखा से ऊपर है, यानी कि संतुलन ऊपर है। और ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता वह IC2 के ET बिंदु पर संतुलन में होगा, जहां संस्थिति रेखा, स्पर्शक रेखा, उदासीनता वक्र IC2 के स्पर्शक रेखा P1L2 है। अर्थात यह स्पष्ट करता है कि जैसे आपने देखा कर लगने के पहले आपने जो देखा था कि PL3 एक कीमत रेखा है, बजट रेखा है, मूल आय रेखा है, जहां पर क्या है
स्पर्शक रेखा IC3 का स्पर्शक रेखा PL1 है, जहां पर स्पर्श करेगा वही संतुलन को धारित करता है, बैलेंस को बताता है। तो वैसी स्थिति में अगर यहां संतुलन की स्थिति होगी और इस स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता OP1 कीमत पर OL वस्तु के बराबर वो यानी होगा OP1 के बराबर वो क्या होगा OL3 वस्तु का परचेज कर सकता है। जैसे ही टैक्स लगता है वो महंगा हो जाता है, वस्तु महंगी होगी, उसकी मांग खत्म हो जाती है, यानी सॉरी खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, और महंगी हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो कीमत महंगी हो जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जो अभी आपने देखा वो स्थिति आ जाती है और पीछे सरक जाती है। दोस्तों मित्रों, इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया, उनका तर्क है कि इस आधार प्रत्यक्ष कर का प्रभाव वस्तुओं के मूल्यों पर तथा वस्तुओं के बीच मूलानुपात पर नहीं पड़ता है, जिस पर वह अपनी आय व्यय करता है। और उनका कहना है कि प्रत्यक्ष कर लगाने के बाद उसका मतलब प्रेफरेंस पैटर्न नहीं बदलता है। हाँ, उसकी मांग कम हो जाती है लेकिन प्रेफरेंस टैक्स नहीं बदलता है, और यह परोक्ष कर तटस्थ प्रभाव पर नहीं पड़ता है। इस कारण इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है जिन पर कर लगाया जाता है, इसलिए उनका वर्ण क्रम परिवर्तित हो जाता है, मतलब प्रेफरेंस पैटर्न परिवर्तित हो जाता है जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कर लगाती है। इस प्रकार हमारा मानना है, कहना है कि जब सरकार किसी वस्तु के उत्पादन पर कर लगाती है, उत्पादन से अप्रोच कर लगाती है, तब वस्तुएं महंगी हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि हम यह मान लें कि कर के पूर्व की स्थिति आदर्श या अनुकूलतम स्थिति थी, तो निश्चित रूप से कर के बाद वह स्थिति खराब हो सकती है। या ये कहिए कि यदि टैक्स लगने के पहले, यदि वस्तुओं पर कर लगने के पहले वह अनुकूलतम स्थिति में था, बैलेंस कंडीशंस में था, और यदि टैक्स लग जाती है, कर लग जाती है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, कर लगने के बाद वह स्थिति खराब हो सकती है, विकट स्थिति से दयनीय हो सकती है। ऐसा हमारे अर्थशास्त्रियों का विचारधारा है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। इस प्रकार अनेक अर्थशास्त्रियों ने हिग्स जोसेफ के दृष्टिकोण में आलोचना भी की गई है, और उनका मानना है कि परोक्ष कर के विरुद्ध इस प्रकार का सैद्धांतिक तर्क प्रतिपादन करना बहुत उचित नहीं है। प्रोफेसर डी वाकर महोदय ने भी अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए अपना मत रखा है, और उनका कहना है कि क्या वो कहते हैं कि तर्क देते कि उच्चतर तटस्थ वक्र पर जाना आवश्यक रूप से अधिक संतुष्टि का प्रतीक नहीं हो सकता है। पूरी व्याख्या यह मानकर की गई है कि उपभोक्ता अपने उच्चतम मतलब उत्तम यानी कि टॉप फीलिंग करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को वो फील करता है, इसलिए ये नहीं कह सकता है कि वो कितना संतुष्टि प्राप्त किया। वो महसूस करता है जब उस पर परोक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, तो वो उनकी फील होती है, वो इंटरनल अनुभव होता है, वो सेटिस्फाइड होता है, वो अनुभव करता है, और अनुभव को यू नेवर द मेजरिंग यू दैट इज द ओनली फीलिंग, वो फील किया जाता है कि वस्तु पर टैक्स लगा, वो वस्तु महंगी हो गई, और महंगी होने से उसकी मांग कम हो जाती है, हमारे संतुष्टि बिंदु जो है वो सरक जाती है, खिसक जाती है, नीचे आ जाती है, और ऐसी स्थिति ऐसा उपभोक्ता की फीलिंग होता है, अनुभव होता है। इस बात को फिर उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर लिटिल ने भी अपनी विचारधारा देते हुए कहा है, और उन्होंने उनका एक प्रसिद्ध लेख था, उल्लेख तथा कर तथा परोक्ष कर, और इसमें उन्होंने यह बताया है कि और स्पष्ट किया है कि स्पष्ट रूप से प्रत्यय किया कि यह सिद्धांत उस समय असफल हो जाता है जब हम अवकाश को भी एक वस्तु के रूप में रख लिया जाए या रख लेते हैं और रख करके उसको परित्याग कर देते हैं। जब अवकाश को भी उसमें अगर आय के रूप में रख लेते हैं और जब उसमें परित्याग कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में ये क्या होता है कि ऐसी पर क्या करते हैं, तब प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। उसके अनुसार प्रत्यक्ष करों के कारण भी वर्णक्रम प्रेफरेंस पैटर्न में परिवर्तन आएगा, और यदि अन्य वस्तुओं की तरह जैसा परोक्ष कर में माना जाता है अवकाश को भी वस्तु मान लें, तो आय करारोपण के बाद करदाता अधिक अवकाश का उपभोग करना चाहेगा और चाहता है, और ऐसी स्थिति में वह ये चाहेगा आराम को वरीयता देगा। आराम को क्या देता है, वह वरीयता देता है। अब प्रश्न ये आता है कि दोनों कर में कौन बेहतर है, दोनों कर विद बेस्ट,
डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर या परोक्ष। दोस्तों मित्रों, हमें अब इस बात पर विचार करना है कि दोनों में अच्छा कौन है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे सोसाइटी पर पड़ता है, समाज पर पड़े, जो बोझ कम दे, जिससे समाज पर बोझ कम आए, वो हमारे लिए बेहतर होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा, सुपर होगा, उत्तम होगा। और ऐसे हम किसे कहेंगे, सुंदर थोड़ी ना होगा, हम तो उसको मानेंगे ना कि जो हम पर बोझ कम डाले वो बेहतर है, जो हम पर बोझ ज्यादा डालेगा वो हमारे लिए उत्तम नहीं है, वो कष्टदायक है। ऐसा कर हमारे लिए कौन बेहतर है। अब प्रश्न आता है कि दोनों करों में कौन उत्तम है, तो हम तो ये कहेंगे कि दोनों परस्पर है, दोनों कर। यह प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक रूप दोनों कर एक दूसरे का उत्तम कौन है। जब सरकार वित्तीय व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कर लगाती है, तो कर लगाती है तो एक वो कर का नीति निर्धारण करती है, किस प्रकार प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, किस प्रकार किस कर को लगाया जाए, जिससे मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज मिनिमम न्यूनतम बोझ और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमारे समाज को दे। ऐसा कर हमें लगाना चाहिए। ऐसी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, वित्तीय योजना हमारी सरकार या वित्तीय पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लाती है। इस तरह की विचारधारा लेकर के वो आती है, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन बोझ ज्यादा दे रहा है, कौन बोझ कम दे रहा है। तो अब वो जो बोझ कम देगा वो बेहतर होगा, जो ज्यादा बोझ डालेगा दृष्टिकोण से, हमारा दृष्टिकोण से व्यू ऑफ कस्टमर कंज्यूमर्स, जो बोझ ज्यादा प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, जिससे हमारा कष्ट ज्यादा होगा वो हमारे लिए कष्टदायक होगा, और जो कम देगा वो उत्तम होगा। इस विचारधारा को लेकर अर्थशास्त्री कहते हैं। अब प्रश्न अत्यंत जटिल है कि दोनों ही अपने अपने दोनों में गुण है और दोनों में दोष है, जिसमें मेरिट है एंड डीमेरिट्स है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि अमुक स्थिति में प्रत्यक्ष कर अच्छा हो सकता है तो अमुक स्थिति में अप्रत्यक्ष कर भी अच्छा हो सकता है। तो हु इज द बेस्ट टैक्स, सो दैट इज ओनली द फीलिंग अवर कस्टमर्स। हम कस्टमर के माध्यम से अपनी बात को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, इसके बाद पे कह सकते हैं कि कौन है। इसलिए हम ये कहा जाएगा कि दोनों कर जो है वो क्या है, एक दूसरे का पूरक है। ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में प्रत्यक्ष कर से अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है, तो किसी दूसरी स्थिति में परोक्ष कर से उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। और उदाहरण के लिए यदि मान लें कि यदि सरकार आय की असमानता को कम करना चाहती है, तो यह सोचती है कि धनी वर्ग पर, रिच क्लास पर टैक्स अधिक लगाया जाए, और टैक्स अधिक लगा करके वो टैक्स को ले करके वो गरीबों पर बांटा जाए, गरीबों के क्षेत्र में लगाया जाए, उनको हेल्थ पर, उनके लाइफ पर, उनके होम पर, उनके डेवलपमेंट पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, उनके सिक्योरिटी पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी सुरक्षा पर, उनके गरीबी पर, उनके पॉवर्टी पर गवर्नमेंट अगर लगाती है, तो ये कहा जाएगा कि जब जो इनकम को डिफिशियंसी है, जो खाई है, असमानता है, उसको पाटने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के लाएगी, तो उस तरह परोक्ष कर लाती है। तो परोक्ष कर लाती है तो इस वर्ग के बढ़ती हुई आय को अधिक भाग उसे मिले और विलासिता वस्तुओं पर उसको लगाया जाए, उस पर। यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि अमीरों से अधिक लेना है तो विलासिता वस्तुओं पर टैक्स अधिक लगा देगी और उससे ज्यादा कर वसूल करके वो गरीबों पर खर्च करती है, और वहां पर लगा कर धन वो समाज में जो फैला हुआ असमानता उसको दूर करने का भरसक प्रयास करती है। इसके अलावा यह भी तो हो सकता है कि वस्तुओं पर लगा करके वो अधिक किया, या कह सकता है कि आय कर से प्राप्त परिणाम को अधिकतम उत्तम होगा। ऐसी स्थिति में इसमें दोनों, जिसमें सरकार चाहती है कि कर की राशि थोड़ी थोड़ी सबसे वसूल किया जाए, अमीर से गड़बड़ होगा तो थोड़ी थोड़ी वसूल किया जाए, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट परोक्ष कर लगाने का प्रयास करती है। यानी सब कोई सामान खरीदेगा, द एवरी पर्सन हैज परचेज गुड्स कमोडिटी एंड ही हैज पेड द समथिंग पे द टैक्स। तो थोड़ा थोड़ा सबसे लिया जाए, तो परोक्ष कर लगाया जाएगा। तो जो हमको बोझ कम डालेगा वो कर सुपर, और जो हमको कम ज्यादा बोझ अधिक डालेगा वो हम डुपर होगा, यानी वो हमारे कष्टदायक होगा, वो उत्तम नहीं होगा। उत्तम होगा जो हमको कष्ट कम देगा, जिससे हमको पेन कम होगा। अब प्रश्न आता है कि दोनों में बेटर क्या है। तो पहला प्रश्न है कि दोनों प्रश्न पूरक हैं, आय करता संपत्ति कर। अब दोनों पूरक है, प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष दोनों एक दूसरे की कमियां को, जिनका उल्लेख हम उन लोगों पर कर सकते हैं, एक की कमी दूसरे दूर की जा सकती है, इसलिए दोनों के क्या है, परस्पर समान है या पूरक है। प्रोफेसर डिमार्को का कहना है कि
यदि केवल प्रत्यक्ष करों का ही सहारा लिया जाए तो कर का बोझ उन्हीं व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा जिस पर कर के दायरे में आता है। जो कर के दायरे में आएगा प्रत्यक्ष कर सिर्फ उन्हीं के ऊपर बोझ पड़ेगा। जैसे वेतन भोगियों पर, ऐसे व्यक्तियों जिनकी आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे व्यापारी वर्ग, तो उनको ऊपर कर का बोझ न तो दूर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष करों के साथ साथ परोक्ष करों को भी लगाया जाना उचित है। प्रत्यक्ष कर लगाएंगे जो वेतन भोगी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनको लगेगा। लेकिन व्यवसायी वर्ग है, उनको पिछले तो उनको कैसे पता चलेगा कितना इनकम के, तो उससे बेहतर होगा कि उनसे क्या किया जाए, अब प्रत्यक्ष कर लिया जाए, यानी जो सामान खरीदेगा वो टैक्स देगा परोक्ष रूप से। इसलिए ये कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वो पूरक है। अब आय और संपत्ति कर की बात आती है। अब आय और संपत्ति का मतलब कि जब सरकार आय को आधार बनाकर चलती है, लगाती है, तो इसे आय कर कहते हैं। पर जब आय का आधार संपत्ति को बनाया जाता है तब उसे हम संपत्ति कर कहते हैं। अर्थात गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो किस आधार पर ये लेके चलती है, हमें इस बात का विशेष रूप से बल देना चाहिए, करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सो मित्रों, अब आता है नेक्स्ट है मूलानुपात कर तथा विशिष्ट कर। मूलानुपात कर मतलब कि एडवर्बल एंड स्पेसिफिक टैक्स। मूलानुपात कर वह तथा विशिष्ट कर वस्तु के ही रूप हैं, दोनों एक वस्तु के रूप हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तु कर जो लगाए जाते हैं या तो वे उनके मूल के आधार पर लगाए जाते हैं अथवा उनकी क्वांटिटी के आधार पर लगा सकते हैं या उनकी वजन वेट के आधार पर लगाए जाते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट कम से कम मूलानुपात अनुसार इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे के विशिष्ट करते हैं, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से विशिष्ट कर अधिक सरल माना जाता है। इसलिए सरल माना जाता है क्योंकि वजन करके अथवा मात्रा गिन करके बिना किसी कठिनाई का इसे प्राप्त किया जा सकता है। सो फ्रेंड, मेरे हिसाब से मूलानुपाती कर में दोनों कर आपस में बेहतर और संतुलन होते हैं। अब आती है उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कभी कभी दोनों विधियों को मिश्रण से कर लगाया जाता है। कभी कभी ये लगता है कि नहीं यह कर बेहतर है तो यह कर बेहतर है, कभी डायरेक्ट कर बेहतर है तो कभी इनडायरेक्ट बेहतर है। तो इस स्थिति में कभी कभी दोनों कर का मिश्रण गवर्नमेंट करके लगाती है और लगाना चाहिए। और जैसे चाय पर कर लगाने के लिए चाय को उसकी किस्मों के आधार पर अनेक श्रेणियों में बांटकर लगाती है। जैसे हमको तो चाय की कई क्वालिटी है, तो चाय की कई क्वालिटी है, तो चाय की कई क्वालिटी पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो जैसे एक क्वालिटी बी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पर वो लगाती है और लगा करके वह वसूल करती है। जब अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छी टैक्स लगाएगी। इस प्रकार यह टैक्स को लगाने का प्रयास करते हैं, यानी मिश्र करके प्रत्यक्ष कर और अप्रोच कर को, दोनों कर को वो मिश्र करके गवर्नमेंट लगाती है और उसे अधिक से अधिक कर वसूलने का प्रयास करती है। अर्थात कर को अब हम श्रेणियों में बांटकर हम इसे भरसक पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब श्रेणी में विभिन्न प्रकार की अलग अलग श्रेणियां हैं जिसके आधार पर हम टैक्स गेन करते हैं। जैसे आपको आता है बहुत सारी श्रेणियां हैं। अब कर की विभिन्न श्रेणियां, प्रगतिशील कर, रिग्रेसिव टैक्सेस आता है, अनुपातिक कर, एक प्रोग्रेसिव टैक्स आती है, प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स आती है और अधोगामी कर डिग्रेसिव आती है। प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर मतलब कि एक उल्टा कर होता है। जैसे अमीरों पर अधिक टैक्स लगाते हैं और गरीबों पर कम लगाते हैं, ये उल्टा टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स होता है अमीरों पर अधिक और गरीबों पर कम लगाई जाती है। अनुपातिक कर प्रणाली ये ऐसा होता है कि इस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एक अनुपात में, चाहे जितने भी सोसाइटी सब पर एक अनुपात में लगा देती है कि 5 लाख से ऊपर वाले पर भी टैक्स ले भाई, 0 से 2.5 लाख पर कुछ भी नहीं, सीधे में 0 से 3 लाख पर कुछ नहीं, और 3 लाख से 5 लाख पर 5% और 5 लाख से 10 लाख पर 10% और 10 लाख से 20 लाख पर से 30% टैक्स लगा देती है। एक सपोज कर लीजिए कि 30 लाख से ऊपर पर आपको 20 लाख से ऊपर पर आपने गवर्नमेंट 30% लगाया तो सबको 30% टैक्स लगाना पड़ेगा, चाहे करोड़पति हो या मिनिमम। तो ये एक अनुपात में गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। प्रगतिशील कर, जैसे जैसे आय बढ़ती है उस तरह की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। प्रगतिशील कर है जैसे जैसे आय बढ़ा टैक्स बढ़ती गई, ये प्रगतिशील कर है। प्रोग्रेसिव जैसे आपका इनकम इधर हो जाएगा, इनकम इधर हो जाएगा टैक्स। तो ये जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उस तरह टैक्स लगती जाती है।
और डिग्रेसिव अधोगामी। प्रगतिशील मतलब प्रगति के आधार पर, जैसे इनकम बढ़े जल्दी, उस तरह के प्रतिगामी मतलब उल्टा। अधोगामी एकदम उल्टा, कुछ ऊपर जाएगी और उसके बाद एकदम उल्टा हो जाती है। तो इस तरह की हम श्रेणियों में बांटकर टैक्स का निर्धारण करते हैं और टैक्स को लगा करके गवर्नमेंट का एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव्स होता है, एक उनका ऑब्जेक्टिव्स होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन, मिनिमम कास्ट यानी मिनिमम टैक्स और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे करके अपने सोसाइटी, अपने समाज को बेहतर से बेहतर सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल कराने का भरसक प्रयास करती है। ऐसी विचारधारा वेलफेयर कंट्री मीन्स कल्याणकारी राज्य की यह विचारधारा है, जिसे आज दुनिया के हर देश इसे फॉलो करने के पीछे भाग रही है, दौड़ रही है, रात दिन लगी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे इस लेक्चर से संतुष्ट हैं तो मैं डॉक्टर विजय सेन, सेविका सेविका फाइनेंशियल एडवाइजर बिहार कैडर आप सबके बीच में आज ये लेक्चर लेके आया हूँ। आप सब जा रहे हैं कि इसमें टीजीटी पीटी चल रहा है और जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज बिहार यूपी। आप सब इस चैप्टर को देखिए, यह जरूर इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से। टैक्स से आता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों टैक्स का या तो कंपेरेटिव स्टडी आएगी या दोनों टैक्स के बारे में कराघात से संबंधित आएगा या दोनों के मेरिट और डिमेरिट्स आएगी। तो आएगा जरूर इस चैप्टर से हमेशा 5 मार्क्स का यानी 5 अंक का क्वेश्चन आता है। आप इस चैप्टर को देख लीजिए, 5 अंक जरूर आएगा। सो आप इस सब टीजीटी पीटी नेट जीआईसी प्रवक्ता और प्रोफेसर इस सब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार यूपी सबके लिए चैप्टर अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यदि आप सब संतुष्ट हैं मेरे लेक्चर से तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब था बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।